नमस्कार, पत्रिका उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 राज्यों के हुए चुनाव की मतगणना चल रही है और परिणाम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरफ से रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में भाजपा और मोदी लहर की बात सीधे सीधे तौर पे दिख रही है। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा तकरीबन जो रुझान आ रहे हैं उनमें 300 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन जो है वो बहुत ही पिछड़ती दिख रही है, 70 और 80 के बीच सिमटती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती को लग रहा था कि सुशासन का बात जो है उनका लोगों के जहन में घुसेगा, लेकिन वो सुशासन कहीं नहीं दिखा। मायावती लोकसभा के बाद भी विधानसभा में पिछड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी मौजूद हैं, जो कि लोकमंच बनारस के अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वाकई में बीजेपी को ये लहर कैसे मिली, कैसे मोदी राज जो है वो मोदी लहर जो है वो राम लहर पे भी भारी पड़ गया। उस समय 221 सीटें, इस समय 300 प्लस करने जा रही है बीजेपी। वाकई में ये कैसे हुआ, हम जानेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से। डॉक्टर साहब बताएं, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक जो है वो एक तरफा भाजपा की तरफ घूम गई? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, खास करके बनारस की जनता को। इसने इस महापर्व में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और बड़ी तादाद में तारीख पे अगर मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में जो मार्केटिंग का सिस्टम हुआ है तो उसमें हमारे मोदी जी मास्टर हैं, वो सबसे आगे है मार्केटिंग में। आपका तो सर लगातार काम होता है, जैसे नारे दे करके 2 लड़के, वो उनकी सारी चीज ठीक थी जी, लेकिन मार्केटिंग में मोदी और मोदी की जो टीम है उसके आगे ये लोग फिसड्डी साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में मोदी जी ने वह बात समझाने की कोशिश की, समझाने में सफल रहे जो बात वो समझाना चाहते थे, लेकिन हमारी सरकार, हमारे सारे लोग और खास करके हमारा लोकमंच बनारस जो था, इसकी पीड़ा ये थी, इसका कष्ट ये था कि देश में जो लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं की जो हत्या की जा रही है, जो आम आदमी के हितों की उपेक्षा करके और वो कहीं न कहीं से उसको धोखे में रख करके छद विकास का जो छलावा दिखावा दिया जा रहा है, इसको पर्दाफाश करके और एक समाजवादी पैटर्न की और सेकुलर तरीके के लोगों की ये जमात आवे, हमारे शासन में आवे, हम लोग उस बात को बताने में पिछड़ गए। आप 3 साल में सर आप इस बात को नहीं बता पाए, आगे क्या लग रहा है इस तरीके की लहर अगर चलती, क्योंकि 3 साल में बीजेपी बढ़ी ही दिख रही है, घटी नहीं दिख रही है, ऐसे हम क्या करना चाहिए? हम तो देखिए, हम तो लगातार दिखा रहे हैं और ऐसा नहीं, खास करके बनारस की मैं बात करूंगा, बनारस की जनता चीजों को देख भी रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ केवल बिल वाउचर खाली पैसों का खेल हो रहा है। और इस चुनाव में भी जिस तरीके से पैसों का खेल हुआ है, वह कहीं से नोटबंदी और काला धन इस तरह का कहीं तो मामला दिखाई पड़ता है। एक अखबारों में 3-3, 4-4, 5-5 पेज का विज्ञापन सारी मीडिया ने लोन ले लिया और अपनी बात में जो हमारे जर्मनी में हिटलर महोदय हुआ करते थे, उनके प्रधानमंत्री गोबल्स थे, हम समझते हैं कि नक्शे कदम पर उनके चल करके, और गोबल्स के पूरे अवतार ये लोग हैं, ये जो समझाना चाह रहे हैं वो चीज अपनी समझा दे रहे हैं, जनता जाने अनजाने उस बात को मान ले रही है। तो डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ आनंद तिवारी जी, वो ये बता रहे हैं कि मोदी जो है वो हिटलर हैं और विज्ञापन के मास्टर हैं, मैनेजमेंट के मास्टर हैं। ऐसे में 3 साल में खास करके कांग्रेस या छोटी बड़ी जो भी पार्टियां थी, जो भी मोदी का विरोध करती थी, काम का विरोध करती थी, लेकिन जनता तक शायद वो अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाई। ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, या मोदी की सफलता है, या मोदी का कामकाज है। खैर, आज का जनादेश तो यही बता रहा है कि मोदी की ये अपार सफलता वो मोदी लहर ही है, जिसमें वो भाजपा को इतनी बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब हो पाई है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी देवेश सिंह से जानना चाहूंगा कि सर, भाजपा को इतनी बड़ी जीत वाकई में क्या कारण है? देखिए आशीष जी, जो शुरू से चल रहा था, जो सारी चीजें आ रही थी, इसमें बात साफ हो जाता है कि बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है और इतना बड़ा बहुमत है वो राम मंदिर से बड़ा बहुमत हो गया है। हमेशा चुनाव से पहले कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाती है। इस बार बिना डायरेक्ट राम मंदिर का मुद्दा उठाए बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला है। मैं डॉक्टर तिवारी से एक बात पूछना चाहूंगा, उन्होंने भी कहा है कि मार्केटिंग में मोदी कोई जवाब नहीं, तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि मार्केटिंग के मास्टर हैं पीके, जो कि सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ है। 2014 की लहर में पीके ने बीजेपी की मार्केटिंग की थी और अब आपके लिए कर रहे हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए
वो जो है क्यों नहीं वो सफल हो पाए, ये आगे बताइए तिवारी जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है लोकतंत्र में, और वो चुनाव देखिए बेस करता है संगठन पर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके पहले तो हम जो कम्युनिस्ट पार्टियों को अपना देखा करते थे उसका मुझे अनुभव था। इस बार खास करके हमने ये लोकसभा चुनाव में हमने आपको देखा, आपका संगठन बहुत अच्छी तरह हमने देखा, उन्होंने कैसे चुनाव लड़ा, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके का मॉडर्न। और इस बार मैंने सपा और कांग्रेस दोनों के संगठन को देखा, नीचे सांगठनिक ढांचा इनका कुछ नहीं है। बड़ी बात आप जो ये बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि सपा कांग्रेस गठबंधन जो है वो ऊपर तो राहुल अखिलेश रोड शो करते रहे, लेकिन डिम्पल रोड शो करती रही, लेकिन वाकई में इनके पास जमीन नहीं थी। जिस जमीन पर एक राजनीतिक फसल उगाई जा रही थी, वो जमीन शायद ये खो चुके हैं सपा कांग्रेस गठबंधन के लोग। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उतना नहीं, मैंने इन लोगों से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कहा, मैंने कहा कि हमारा ये जो लोकमंच बनारस है, यह केवल एक दिन का संगठन, आप इसे मत मानिए। इसमें छटे हुए लोग हमारे पास एक्टिवली कार्यकर्ता है, आपके हैं, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं, समाजवादी लोग हैं, और यहाँ सबके सब वैचारिक लोग हैं। इन्हें पैसे का और इन्हें किसी चीज का लोभ नहीं है, ये सब मिशनरी स्पिरिट वाले लोग हैं। और हमारे पास 250-300 लोगों की फोर्स है, इसका आप जैसे चाहो उपयोग करो। हाँ, ये है कि भाई हमारे पास साधन नहीं है उस तरीके से। अगर हमारी पार्टी लड़ती, हम लोग खुद लड़ते थे, तब तो लोगों का अपना आदमी सहयोग भी लेता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। हमारी ये 250-300 की फोर्स का आप कैसे उपयोग कर सकते हो, ये आप। और मैं अब तो आज में यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी फोर्स है, इन्होंने कोई नहीं। लेकिन सर, अगर इसके अलावा मैनेजमेंट के अलावा हट के बात करें, वाराणसी से अजय राय पिंडरा सीट से तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। राजेश मिश्रा पूर्व सांसद, ऐसा लग रहा था कि व्यक्तिगत भी अगर बातचीत करें, माने मैनेजमेंट से हटकर, मोदी लहर से हटकर, कुछ आपके पास बड़े नेता भी थे, सपा के कई बार मंत्री, कई बार से विधायक, जिनकी जमीन जो है वो पूरे देश भर में, प्रदेश भर में मानी जाती थी कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता। ऐसे लोग भी सर आज बहुत पिछड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में इनके बारे में क्या कहना चाहिए आप? अब उसमें देखिए, मैं तो वाकई में शॉक्ड हूँ, खास करके 2 विधानसभा की मैं बात करूंगा जी। एक है ललितेश त्रिपाठी मणिहान, इतनी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी, और उसमें बूथ पर भी बूथ वाइज, मैंने तो वहां पर 2 वर्कशॉप भी करवाया था उनके अदलहाट में और रामगढ़ में, इतनी बेहतरीन तरीके से है। लेकिन अब वही है, अब भाई देखिए वो क्या कहते हैं कि नखलिस्तान बन के तो आदमी नहीं उठ सकता ना। जब बेस पूरा माहौल अगर अपोजिशन तरफ बढ़ने लगता है तो कहीं खड़ा होना मुश्किल होता है। और वही स्थिति था पिंडरा में भी। पिंडरा में भी अजय राय का गांव उनका अपना संगठन है, लेकिन हमारे अंदाज से जो वहां पर एक जो चीज चली अवधेश बनाम अजय राय का, उसमें खास करके हमको लगता है कि जैसे वहां पर एक चीज लास्ट में फ्लैश की गई कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अच्छा। तो वह भूमिहार लोग भी जो अजय राय के भी पक्ष में थे, हमको लग रहा है कि पूरी शिफ्टिंग हुई, और कैसे सारा सवर्ण मतदाता जो है वो बिल्कुल एक तरीके से उधर शिफ्ट कर गया। उसमें साधन बहुत सारी चीजें, अंदर की चीजें बहुत सारी उसमें लगती हैं, और जिस तरीके से उनको पोज किया गया अवधेश राय को एक आइकॉन के रूप में और शिक्षक के रूप में। अब भाई ऑन पेपर तो वो प्रोफेसर भी रहे हैं, और जैसे काशी विद्यापीठ जैसे संस्थान के प्रोफेसर रहे, तो लेकिन अंदर उनपे कोई जानने की कोशिश नहीं किया, और हवा बना करके हवा डावा बना के मार दिया। आपको डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह भी पीछे चल रही है, बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं कांग्रेस के। ऐसे धुरंधरों की रणनीतियां फेल हो रही हैं, अब ये कांग्रेस का संगठन जो है कहाँ जा रहा है? अब भाई देखिए, सच बात यह है, अगर हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछिए, हमारा क्योंकि हमने नैतिक रूप से समर्थन दिया था कांग्रेस और सपा गठबंधन को, तो हमारा केवल यही सोचना था कि सेकुलर फोर्सेस को बेहतरीन तरीके से, यही लोग आज की तारीख में है जो मुकाबला कर सकते हैं और विकल्प बन सकते हैं। अगर सही पूछा जाए तो संजय सिंह और जो अनिता जी हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी अपनी सहमति कमी रहती है। हम उसके किस स्तर तक करें हम नहीं मान सकते। गायत्री प्रजापति और अमिता सिंह में मैं कोई अंतर नहीं मानता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, जो रुझान है लगभग क्लियर हो चुका है, स्थितियां दिख रही है, क्या आप मानते हैं कि पब्लिक को यह साथ पसंद नहीं है? नहीं, पब्लिक को साथ तो पसंद था, लेकिन इससे ज्यादा यह साथ क्यों न पसंद किया जाए, हमको लगता है कि अपोजिशन और हमारे पक्ष यह बात बताने में ज्यादा सफल नहीं। तो ये बिल्कुल जो है मोदी लहर जो 2014 में थी, वाकई में उत्तर प्रदेश में वही लहर रिपीट हुई है। अखिलेश का काम बोलता है, शायद इसे लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। राहुल गांधी की नोटबंदी पर बड़े उन्होंने
कदम उठाए, लगातार मोदी के खिलाफ जाकर वो ये बताने का प्रयास किए कि लोगों का रोजगार छिना, लोगों की मौत हुई, शादी विवाह लोगों के टूटे और युवाओं के साथ धोखा हुआ। नोटबंदी को उन्होंने बीजेपी के लिए ये बताया कि ये बीजेपी के फायदे के लिए किया गया। लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया है स्थानों के मुताबिक, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाजपा जब केंद्र में थी, आप कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनती थी, लगातार तानाशाही हिटलरशाही करती थी। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटों वाली प्रदेश में भाजपा अगर आई तो आपको क्या लगता है भाजपा किस तरीके से यहाँ नुकसान कर सकती है? अब देखिए, सच तो ये कि केंद्र में ये थे, अब तो इनके और ज्यादा ताकत मिली है भाजपा को बहुत बड़ी। नहीं, इनकी कसौटी की घड़ी आ गई है। अब ये जो आरोप लगा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमको काम नहीं करने दे रहा, तालमेल नहीं हो रहा है, अब तो लो भैया, अब तुम्हारे पास तालमेल है। और देखिए, जो ईमानदारी की बात है, जो हम समझ रहे हैं, यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम में गरीब आदमी की, आम आदमी की बात की ही नहीं जा सकती। इस सिस्टम में एलाइट लोगों का, कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके और कुछ लोगों को नीचे से खाली मीठे मीठे सपने दिखा करके उनको छलावा देने का ही पूरा। सर, एक सवाल आपसे पूछिए, ये चुनाव गरीबी अमीरी आप मानते हैं या ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम चुनाव मानते हैं? अगर सफलता की बात की जाए तो वाकई में क्या है? हम इसको हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं मानते हैं। मैं इस चुनाव को बेहतरीन मैनेजमेंट का चुनाव मानता हूं। और जिस तरीके से इन्होंने भारत की जो जांच व्यवस्था है, जांच व्यवस्था को इतने बेहतरीन तरीके से अमित एंड कंपनी और ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने मैनेज किया है, उसमें कहीं कोई दो नहीं। अब जैसे क्या था, बेस वोट माना जाता था बसपा का हरिजन में भी, हालांकि सबको जो एक पर्टिकुलर हरिजनों में भी जो एक पर्टिकुलर जाति है, उस जाति के अलावा जितने अछूत लोग हैं उन सारे लोगों को इसमें बेहतरीन तरीके से बुलाया। यादवों का जाति वोट माना जाता है यादव जी, तो यहाँ इन लोगों ने यादव को छोड़ करके, बैकवर्ड कम्युनिटी में यादव को छोड़ करके बाकी जो गैर यादव बैकवर्ड है उनको इन्होंने बुलाया। और उसके बाद इन सारे लोगों के खिलाफ कि ये मायावती दलितों की पार्टी है और ये सपा बैकवर्डों की पार्टी है, इसको करके बाकी जो सवर्ण जातियां हैं, सवर्ण जातियों को इन्होंने अलग तरीके से लामबंद किया। फिर उसके बाद इन सारी पार्टियों को सेकुलर के नाम पर मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे अपना उधर करके एक बड़ा अपना दायरा बनाया। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से वोटों का पोलराइजेशन करवाए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि साइलेंटली मोदी जी बनारस में, देखिए धार्मिक उपासना सबका अपना अपना हक है, करता है, लेकिन अब 50 कैमरा लेकर के और ताम झाम के साथ और सड़क पर हादी नादी लेकर के आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएं, काल भैरव का दर्शन करने जाएं, तो यह धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा और इसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर साहब, आपने मैनेजमेंट की बात की है ना, जबरदस्त मैनेजमेंट है, लेकिन ये बताइए कि सबसे अधिक बगावत बीजेपी में थी, टिकट बांटने को लेकर नाराजगी है। उदाहरण आप देख लीजिए, शहर दक्षिणी की जो सीट है, जहाँ दादा 7 बार की विधायक थे, टिकट काटा गया और हम आप अधिकतर लोग मान रहे थे कि सीट एक तरफा कांग्रेस गठबंधन में जाएगी, लेकिन वो मैनेजमेंट फेल हो गया अदर पार्टियों का, क्योंकि बीजेपी यहाँ भी जीत रही है। अब उसका कारण वही रहा, नीचे ग्राउंड लेवल पर देखो, चाहे जितना हवा बने, वोट तो जो हमारे बूथ का कार्यकर्ता है, पर्टिकुलर उस बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, वही कार्यकर्ता वोट को निकालता है, वोट को डलवाता है और वहां का जो वोटर है उसकी मानसिकता को वही कार्यकर्ता पहचानता है। यहाँ सब हवा हवाई था और उनका बूथ मैनेजमेंट भी सबसे बेहतर मैनेजमेंट है। वहाँ हमेशा उनके पास एक संगठन है जो उनके यहाँ 24 घंटे काम करता है और कम से कम 2 घंटा सुबह तो रोज काम करता है। मतलब आप एक लाइन में कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस की है। हाँ, और आरएसएस का संगठन कांग्रेस, सपा या बसपा के पास नहीं, इसलिए उन्हें हार उठानी पड़ी। सर, एक बात, ये लोकमंच को टीस नहीं है आज, खास करके अगर पूछा जाए सवाल है, क्योंकि इसे अन्यथा न लें, ये टीस नहीं कि काश अगर इन दोनों लड़कों के साथ न रह के बीजेपी के साथ रहा होता तो। नहीं, कोई टीस नहीं है। और हम फख्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारी जितनी भी ताकत थी, हमारी जिस स्तर की ताकत थी, हमने अपनी वैचारिकी की रक्षा के लिए, हम अपनी सोच के लिए, हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो हमारे साथियों ने अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया है। डोर टू डोर हम गए हैं, जितने लोगों तक हम बता सकते थे बताए हैं, टीवी के चैनलों पर, सोशल मीडिया में, जहाँ के
जिस स्तर से हम अपना उपयोग करवा सकते थे, हम अपना योगदान दे सकते थे, हमने बेहतरीन योगदान दिया है। हमें कहीं से कोई नहीं है, जीत हार तो होती रहती है। आगे क्या लग रहा है, लोक मंच बनारस जो है, क्योंकि आप बनारस के लिए काम करें, आगे किन मुद्दों पर आप काम करेंगे और प्रदेश और देश में मोदी सरकार को कैसे आप सामने लाएंगे, क्या कामकाज, क्या रूपरेखा है आपको? देखिए, एक बात हम बता दें कि हमारा विरोध मोदी जी से नहीं है जी, सीधी सी बात जी। जो उनकी वैचारिकी है, जो उनके काम करने की शैली है, जो उनके संगठन की जो उनकी सोच है, हम उसके डेट अगेंस्ट हैं। हम चाहते हैं देश में भाईचारा, हम चाहते हैं देश में प्रेम, हम चाहते हैं देश का रचनात्मक विकास। वह विकास नहीं कि सारे पेड़ों को काट करके कंक्रीट के जंगल खड़ा कर दो, हम ऐसा विकास नहीं चाहते। हम विकास चाहते हैं खुशहाली का विकास, हरे भरे का विकास, सबको रोजी रोजगार का विकास, सबको मिले, सबके मानव संसाधन का विकास, सबको लिखने पढ़ने चिकित्सा हर चीज की सुविधाएं सबको मिले, हम ऐसा विकास चाहते हैं। तो ऐसे विकास में अगर मोदी जी भी अगर कोई इस तरीके का काम करते हैं तो हम तो उनकी भी डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से बहुमत मिलता दिख रहा है भाजपा को, यूपी है, उत्तराखंड है और अन्य राज्यों में बढ़त बना रही है, अब राज्यसभा में अगर भाजपा को बहुमत मिल गया तो वो बहुत कड़े से कड़े निर्णय ले सकती है। क्या आपको लगता है कि जनता के हित के निर्णय होंगे या अहित के निर्णय होंगे? अब भाई, हमारा फिलहाल का इनका पूरा इतिहास फोटो देख करके और इनके 3 साल की कार्यगति देख करके तो हमको तो नहीं लगता कि ये कभी भी जनता, आम जनता की, मैं जनता भाई सब लोग अडानी भी जनता है, अंबानी भी जनता है, माल्या भी जनता है, लेकिन आम आदमी के हित में ये कोई काम करे। हाँ, एक उम्मीद अब मैं जरूर करता हूँ, खास करके हमने यहाँ पर सारे नदियों का और पूरे जल स्रोतों के लिए मैं यहाँ काम किया था, और खास करके 80 नदी के लिए जब मैं यहाँ आंदोलन कर रहा था तो मोदी जी ने उसको नोटिस दिया, राज्यपाल महोदय ने उसको नोटिस दिया, प्रदेश सरकार से ज्यादा नोटिस दिया। हम उसके लिए हम इन लोगों के जो शुक्रगुजार है और मोदी जी के भी शुक्रगुजार है, उन्होंने नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, 80 नदी को भी तो हम ऐसा डेवलप कराएंगे, पर्यटन नदी के रूप में डेवलप कराएंगे और कश्मीर से सितारा ला करके इस पर चलाया जाएगा। तो हमको लगता है कि अब अगर प्रदेश सरकार बन जाएगी तो शायद एक सपना हमारा, अब हमको उम्मीद है कि वह जरूर पूरा होगा। 80 नदी में हम लोग पैर फैला के मस्ती के साथ उसको काम करते हुए चलेंगे और सितारा की सैर करने को मिलेगा आनंद तिवारी को भी और बनारस के काशी। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मोदी के सपनों में, ठीक है, हकीकत जो भी हो, मोदी के सपनों से लोकमंच भी नहीं बच पाई है। मोदी ने इन्हें भी सपना दिखाया है और शायद न सही तो झूठ ही ये 80 नदी में गोते लगाते हैं, वहां जो है तैरते हैं, नहाते हैं सपनों में। लेकिन इसी के साथ हमारे साथ वाराणसी से संपादक अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, इन रुझानों पे 300+ क्या कहना चाहिए आप? आशीष जी, बहुत ही चौंकाने वाले रुझान है, परिणाम है, और ये कहीं न कहीं एक शुभ संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो जाति पाति और धर्म के बंधन से मुक्त हो रहा है। बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जो कि पूरे देश में जाना है, संपादक जी हमारे बता रहे थे, पूरे देश में जिस उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम अपनी जातीयता के लिए जाना जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश के सारे जाति धर्म ध्रुवीकरण हर तरीके से, एक और मोदी लहर, एक और जिस जाति में कभी मायावती के दलित उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाए थे, जिस जाति में मुलायम सिंह यादव के 8% वोटर उन्हें अपना नेताजी मान के नेताजी बना बैठे थे, कल्याण सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे बहुत बेहतर काम करने के बावजूद, यहाँ से 27 साल इसी जात पात के बंधन में होकर कोई लहर नहीं चली कांग्रेस की, कांग्रेस गायब हो गई। आज बीजेपी ने एक विकास का मुद्दा छेड़कर सपने दिखाने को ही सही, मोदी जी आए, सपने दिखाए। संपादक जी बता रहे थे कि निश्चित तौर से यहाँ जातीय बंधन टूटे हैं। एक बार पूरी मैं उनसे विस्तार में जानकारी लूंगा। सर, एक बार आप बताएं कैसे जातीयता और ध्रुवीकरण का क्या कैसे टूटा? आशीष जी, देखिए, कुछ जिलों का मैं उदाहरण दूंगा आपको और कुछ ऐसी सीटों का उल्लेख करेंगे हम जहाँ पे 70 से 80% मुस्लिम आबादी है। उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 15 से 20 हजार मतों से लीड अगर कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के सपनों में गए हैं, उनके सपनों को उन्होंने स्वीकार किया। गाजीपुर जैसे जिले में जो घोर जातीय, डॉक्टर साहब मेरी बात को सहमत, क्योंकि गाजीपुर एक ऐसा जिला है जो कभी भी इस जातीयता के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। आजमगढ़ जैसा जिला, वहां भी अगर 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो आशीष जी कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा हम आप दोनों लोगों से इस राय लेना चाहेंगे। 3 तलाक का क्या कोई असर भाजपा के पक्ष में तो नहीं चला गया? बिल्कुल आशीष जी, जैसे मैं बताना चाहूंगा, अपनी बात रखता हूँ।
कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे निकले थे उस दौरान हमारी कुछ महिलाओं से बात हुई थी मुस्लिम, हालांकि हमने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि चुनाव आयोग की कुछ बंदिशें थी और बहुत सारी चीजें, तो मुस्लिम महिलाओं ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि हाँ बीजेपी का यह मुद्दा हमारे लिए काफी अहम है और इस पे हम जाएंगे मतदान करने, परिवार से अलग कर। सर एक बड़ी खबर आ रही है, बस हम आपको बता दें, इलाहाबाद की फूलपुर सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल चुनाव जीत गए हैं। इलाहाबाद के फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल जो है वो चुनाव जीत गए हैं। सपा के मंसूर आलम को तकरीबन 20,000 की अधिक अंतर से चुनाव हरा दिया है। आसिफ जी मैं प्रवीण जी से बता दूं, अभी 3-4 महीने पहले इलाहाबाद में एक रैली हुई थी, अमित शाह ने की थी। उस रैली किसानों से के लिए वो रैली की गई थी। उस रैली में प्रवीण पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। इनका ये कई दलों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी पहुंचे हैं। तो ये अपने आप अहम ये है कि जो वोटर है उन्होंने प्रत्याशी को न देख के किसी एक चेहरे पे वोट दिया, यानी कि नरेंद्र मोदी। हम यहाँ थोड़ा संक्षेप करेंगे। जी आपने फूलपुर का नाम लिया सर, जब फूलपुर का नाम आता है तो नेहरू जी की याद आ जाती है, नेहरू जी की याद आ जाती है, वो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जिस चीज को बेहतर तरीके से मैंने कहा था कि मैनेजमेंट के मास्टर है ये लोग और मार्केटिंग के मास्टर है ये लोग। ये आज की तारीख में भी, या आप लोकसभा में भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो वहां दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसमें आप सांसदों की लिस्ट उठाइए तो 103 सैकड़ा पार जाता है, सब कांग्रेसी लोग हैं उसमें। वही हालत आपके इसके विधानसभा का होने जा रहा है। आप उठा करके देखिए तो जो इनका बेस है, आरएसएस बेस या भाजपा के कितने लोग विधायक हो रहे हैं, वही सारे लोग हो रहे हैं। तो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ये इन लोगों को कैसे इन चीजों को क्वार्ट करके और कैसे उनकी मार्केटिंग की जाए, कैसे प्रोजेक्शन किया जाए, उसके ये लोग मास्टर आदमी है। मैं एक बार बता दूं कि ये फूलपुर जो है, यहाँ से यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के अध्यक्ष जो केशव प्रसाद मौर्य है, ये फूलपुर से सांसद हैं, इनकी संसदीय सीट है। ये फूलपुर से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये इनकी संसदीय सीट हुआ करती थी। यहाँ के पूर्वांचल के नतीजों में फूलपुर पहले ऐसी सीट है जिसके नतीजे घोषित हो गए हैं। यहाँ से प्रवीण पटेल जो कि भाजपा के उन्होंने 20,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी एक प्रतिष्ठापरक सीट थी क्योंकि उनकी संसदीय सीट थी। लेकिन सर फिर भी मैं 3 तलाक जो सारे मामले आए थे, आपसे 3 तलाक पे आप ग्राउंड रिपोर्ट में 3 तलाक को सर एक बार बताएं लोगों को। देखिए आशीष जी, मुस्लिम महिलाओं से जब हमने बात की, हमारे सहयोगियों ने बात की बहुत सारी सीटों पर, मुस्लिम महिलाओं ने जिस हिसाब का रिएक्शन दिया, ये अपने आप में चौंकाने वाला रिएक्शन। तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने जो ये 3 तलाक का मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। हम चाहते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर हम बीजेपी का साथ दें। और आपने आशीष जी देखा होगा जितनी भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, अभी तक जो शुरुआती जो रुझान आ रहे थे, कोई भी नहीं मान रहा था कि सर खलीलाबाद जो है, मैं बता दूं, खलीलाबाद जैसी सीट से वहां के डॉक्टर अयूब, मैं उन्हें जानता हूं, व्यक्ति वो हॉस्पिटल चलाते हैं। हॉस्पिटल में सर उनकी फ्री में दवाई बांटना, खैर आप इस समय उन पे आरोप हैं, मैं किसी तरीके की उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक मैं उस सीट को जानता हूं, डॉक्टर साहब का पूरी तरीके से नाम, पूरी तरीके से चर्चा, मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ओवैसी जैसा नेता वहां आता है, कई दिन आके सभा करता है, बार बार आता है। वहां की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी इस समय 15,000 तकरीबन वोटों से आगे चल रही है। वही कह रहा था कि जहां की आबादी 70 से 80% मुस्लिम आबादी है, अगर ये मुस्लिम आबादी में से 50% भी अगर किसी पार्टी के साथ खड़े जाते तो वो सीट जीत जाती। निश्चित तौर पर आपको मानना पड़ेगा कि वहां पे मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। इसके अलावा उत्तर वाराणसी की सुरक्षित सीट है अजगरा जी। ये सीट जब से इसका गठन हुआ, पहले ये चिड़ईगांव विधानसभा के तहत आती थी और सैदपुर का हिस्सा हुआ करती थी, बाद में इस सीट ने अजगरा का आकार लिया। ये बसपा की सीट मानी जाती है। यहाँ माना जाता है कि इस सीट पे बहुजन समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन भाजपा जीत रहा है और अच्छी लीडिंग ले चुका है। बसपा वहां 3रे नंबर पे जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप मानिए कि मुस्लिम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति गए हैं, उन्होंने रुख किया है और ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश तो ये नई राजनीति शुरुआत है। संपादक जी बता रहे थे कि कैसे अजगरा की सीट, वहां के त्रिभुवन राम जो कि बसपा के बड़े नेता माने जाते हैं, हर लहर में तकरीबन उनका चुनाव जीतना तय होता है। खलीलाबाद की सीट है, मऊ की घोसी सीट है, घोसी से अब्बास जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो उनकी सीट, वो भी इस समय फंसी हुई है। उसके बाद भी इलाहाबाद की सीटें जो अतीक अहमद का बेल्ट कहा जाता था, पूजा पाल का जो
बेटा 2 बार से विधायक पूजा पाल वहां थी, उनकी सीट फंसी हुई है। मड़िहां से ललितेश त्रिपाठी पीछे चल रहे हैं, पिंडरा से अजय राय पीछे चल रहे हैं। तमाम नाराजगी के बावजूद जो है शहर दक्षिण की सीट वहां से नीलकंठ तिवारी जो है वो भारी लीड बनाए हुए हैं और कैंट से श्रीवास्तव लीड बनाए हुए हैं। इसी तरीके से सिद्धार्थनगर से इटवा से 6 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष से काफी चर्चित चेहरे हैं, वो वहां से पीछे चल रहे हैं। ऐसे बलिया की फेफना सीट जहां से अंबिका चौधरी अभी चुनाव मैदान थे, वो सपा के मंत्री थे, बसपा में आए थे, वहां से उपेंद्र तिवारी वो उन्हें भारी अंतरों से लीड दे रहे हैं। सर ये कहीं ना कहीं संकेत है कि सपा या कांग्रेस को अब बड़ा बदलाव करना होगा। आप किस तरफ इशारा करना चाहते हैं, कैसे बदलाव करें ताकि इन्हें मुकाबले में फिर से लाया जा सके? अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है, जिस रास्ते पर भाजपा चल रही है, यह अगर कोई कहे हमारे साथी ने कहा कि जातिवाद टूट रहा है, मैं तो कहूँगा जातिवाद सघन हो रहा है जी। सांप्रदायिकता जातिवाद उसका आधार बनता है और भाजपा ने भी क्या किया है, घर को गोलियाओ, मौर्या को गोलियाओ, कोयरी को गोलियाओ, अपना दल के पटेल को गोलियाओ, तो सारा जाति पेशन ही तो इन्होंने बैठा है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, दंगा हुआ सर मुजफ्फरनगर में, वहां दंगे के बाद अखिलेश यादव सॉफ्ट, जो मुसलमान पे आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव सॉफ्ट कार्ड खेलते हैं, जितना उन्हें एक्शन लेना चाहिए उतना एक्शन नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि मोदी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला है तो हमें भी हिंदुत्व का ही कार्ड खेलना चाहिए। हाँ, सॉफ्ट का कार्ड उन्होंने खेला, लेकिन पढ़े लिखों को जोड़ा, ऑस्ट्रेलिया का वो सारा कुछ प्लान बनाया, उसके सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद भी वो सफलता, अगर विकास के नाम पे मोदी चुनाव लड़े थे तो विकास के नाम पे अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े थे, हिंदुत्व के नाम पे अगर मोदी चुनाव लड़े थे तो सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े थे। ऐसे में अखिलेश यादव का पीछे होना क्या सवाल नहीं खड़ा कर रहा है इन चीजों पे? वही विकास, वही हिंदुत्व, वही अखिलेश, मोदी उसमें पास कैसे हो जाते हैं, अखिलेश यादव उसमें फेल कैसे हो जाते हैं? उस फील्ड का जो चैंपियन होता है वो चैंपियन होता है। आप उसके जो सही टीम बना करके आप काम कर सकते हैं। उस चैंपियन के अलावा तरीके से खोदना होगा। पेट्रोलिज्म का अगर आप बोल रहे हैं तो साफ हिंदुत्व वहां नहीं चलेगा। और अगर अपने आप को ये लोकतंत्र का चैंपियन कहते हैं तो आपको लोकतंत्र का चैंपियन बन के दिखाना होगा। आज की तारीख में क्या है, लोकतांत्रिक दल के नाम पर हमारी तो पीड़ा है। हिंदुस्तान जैसे बड़े लोकतंत्र में कोई भी ऐसा दल नहीं है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके का पालन किया जाता हो। सब में आप देखिए व्यक्ति केंद्रित यहाँ सम्मेलन होता, मैंने नीचे कार्यकर्ताओं की तो कोई आवाज सुनता ही नहीं, उनकी चर्चा ही नहीं होती। और आज की तारीख में सपा राष्ट्रीय अधिवेशन रुका हुआ, आधे घंटे के अंदर उनका राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म होगा, 4 प्रस्ताव उसमें आए। क्या इसको डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं? निश्चित तौर पे बड़ी बात। मैं इससे भी अपने संपादक जी से पूछना चाहूंगा, सर पिता को उलट के तख्ता पलट उसके बावजूद क्या जनता ने उसमें भी कहीं नहीं? देखिए आशीष जी, मैं इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ। मैंने जो लोगों से बात की उनके लिए ये कोई बड़े मायने नहीं थे कि मुलायम सिंह इस पिक्चर से बाहर हो गए हैं, उसका कोई असर नहीं है। यादव खुल के अखिलेश के साथ, और सिर्फ एक चीज इस चुनाव में ओबीसी के अन्य जातियां होती है, यादव छोड़, उन्होंने सपा का साथ नहीं दिया। शिवपाल की बात करें तो कहीं नहीं लगता कि शिवपाल ने अपने कहीं खेमे में वोट ट्रांसफर करवाया या ऐसा कुछ? ऐसा कोई असर नहीं है। किसी के कहने पे उत्तर प्रदेश चुनाव बता रहा है, किसी के कहने पे, किसी के सुनने से, किसी के बताने से वोट ट्रांसफर नहीं होते। जनता को जहां मूड होता है वही 1 सीट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 सीट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सीटें जिस हिसाब से भारतीय जनता आपसे भी मैं वही सवाल पूछना चाहूंगा जो डॉक्टर साहब से पूछा, वही मुद्दे, वही फ्रेम, वही ढांचा अखिलेश यादव तैयार करते हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी तैयार करते हैं। वही डिजिटल की बात अखिलेश यादव यहाँ करते हैं, बिल्कुल वही बात सॉफ्ट हिंदुत्व का यहाँ करते हैं, वही विकास की बात यहाँ करते हैं। उसी परीक्षा में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव फेल कैसे हो जाते हैं, उसी परीक्षा में दोबारा मोदी पास कैसे हो जाते हैं? आशीष जी, इसके लिए बड़ी तगड़ी स्ट्रेटजी बीजेपी ने अपनाई। तीसरे चरण के बाद से बीजेपी ने जो चाहा वही अखिलेश से कहलवाया। इसकी शुरुआत फतेहपुर की रैली से हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कह दिया था कि गांव में अगर कब्रिस्तान के लिए बनते हैं तो शमशान भी होने चाहिए कि नहीं। उसके बाद अखिलेश यादव का जवाब आता है कि हमने कब्रिस्तान पे इतने पैसे दिए, शमशान पे इतने दिए। फिर
अमित शाह का बयान आता है इलाहाबाद में, 4 यूपी के 4 मुद्दे, अखिलेश उसका पलटवार करते, यानी कि जो चाहती थी बीजेपी, जिस स्ट्रेटजी में उलझाना चाहती थी गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी उस स्ट्रेटजी में उलझा के रह गई। इसलिए उनका विकास का नारा जो था, काम वो कहीं से छूट गया और ये ध्रुवीकरण की राजनीति बिल्कुल अलग मुकाम पे पहुंच गई। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब से मैं यही पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब किस तरीके का बदलाव, क्योंकि आज तो सपा के समर्थक लाखों युवा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे पार्टी को क्या संदेश देंगे, आप कैसे बदलाव करें, क्योंकि आप पहले भी इन्हें लगातार बताते रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो पहलवान अपने अखाड़े का चैंपियन है उसके अखाड़े में जाकर के लड़ने की कोशिश मत करो। अपना अखाड़ा जो तुम्हारा है उस अखाड़े में कोशिश करो कि वो हमारे अखाड़े में आए, और वो अखाड़ा होगा यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम का, तानाशाही के खिलाफ लोग लड़ सकता है, अंध सांप्रदायिकता के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता लड़ सकती है। इस खाने में उनको नहीं खिलाओ, अपने उस खाने में लड़ने के लिए मत जाओ। और परिवारवाद का तुम विरोध करोगे, और आज की तारीख में सपा क्या हो रहा है, नहीं साधना जी ने साथ नहीं दिया, शिवपाल ने साथ नहीं दिया, वो वोट ट्रांसफर कराए होंगे। धर्मेंद्र तो साथ खड़े थे, रामगोपाल तो साथ खड़े थे, मुलायम जी नाराज थे। अरे समाजवादी पार्टी का मतलब खाली ये नहीं होता है कि एक परिवार नहीं होता है। समाजवादी पार्टी कोई भी पार्टी हो, पार्टी का जो नीचे जो अदना कार्यकर्ता होता है वो उसकी आधार, वो उसकी नींव होता है, उसकी भी बात कभी करोगे। आम कार्यकर्ता बात है कि कल तक सुबह तक कुछ देर पहले तक जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ थे, जो उनकी कंधे से कंधे में लाके चलते थे, उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात की टीस है कि अखिलेश यादव पिता का तख्ता पलट कर दिए, समाजवादी पार्टी तो ले लिए, लेकिन वाकई में समाजवादी पार्टी को बेहतर समाजवाद का जो रूप होता है वो नहीं दे सके, क्योंकि ये जो है परिवारवाद में जाके उलझ गए। साधना, शिवपाल, मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और वो पारिवारिक पूरा मुलायम कुनबा जो है वही समाजवादी पार्टी में उलझा रहा, और वही जो है समाजवादी पार्टी की जड़ बना रहा। कहीं न कहीं इसकी नाराजगी भी जनता को हुई। अब तो हम आपसे बता दें कि अपने साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, लोक मंच के बनारस के ये अध्यक्ष हैं। ये कई मुद्दों पे हमारी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्लान में मास्टर है, और कैसे मोदी जो है लगातार बढ़े हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी वाराणसी के संपादक थे, इन्होंने भी कई सारे मुद्दे हमें पे चर्चा की। इन्होंने भी जातिवाद, संप्रदायवाद, सारी चीजें टूटने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक है, सबको लग रहा होगा कि 300 प्लस लाना आसान है, मोदी लहर है, लेकिन वाकई में इसके मोदी ने या भाजपा ने कितनी बड़ी रणनीति बैठाई, ये बहुत बड़ी बात। फिर डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। हम एक कह रहे, देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों से लड़ने का जो आधार हो सकता है, आधार बेस, वो तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कम्युनिस्ट अपने आप को एकदम केचुआ बना के रखती है कि रीढ़ है एकदम खत्म हो गई है। ये हमारा कभी केरल हुआ करता था, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये अपना प्रतापगढ़, ये सब बेल्ट हुआ करता था। तब वहाँ गरीबों की आवाज वहाँ उठाया सर, आज तो कोई मुझे लगता है कि ये तो जानने वाले भी नहीं रह गए यहाँ कम्युनिस्ट, तो क्या कमी है? नहीं, कमी देखिए, जानने वाले भी हैं और सारे लोग भी हैं, लेकिन वहां पर वही स्थिति है कि केचुआ बन के खत्म हो गए हैं, पार्टियां खत्म हो गई। वहां पर भी जानकार लोगों की टीम नहीं है, वहां पर भी हर जगह अब लोग वो कुचल्ले पाले जा रहे हैं। और वहां पर भी संकट यही हो गया है कि जो लोग इस तरीके से आगे बढ़ के लीड करने वाले हैं, उनको कहीं न कहीं से दरकिनार कर दिया गया है, और कुचल्ले टाइप के लोग सामने आ गए हैं, जो भी कि अपना अस्तित्व खो गए हैं। कहीं उनकी कोई पूछ नहीं है, कहीं उनकी समझदारी नहीं है, कहीं। तो इसी बीच हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी आज 4:30 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जनता को संबोधित करेंगे 4:30 बजे। बड़ी जीत है, 300 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी यूपी में, वहीं उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। गोवा में भी कांटे की टक्कर है, और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी कांटे का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यूपी और उत्तराखंड जो कि पूर्ण बहुमत, जहां यूपी में ये सोचा जा रहा था कि भाजपा का कमल कभी नहीं मिलेगा, वहां भाजपा ने कमल ही कमल बिखेर दिए हैं। तो आपको बता दें, 120 सीटों में से जो सीटें अभी बेहद दिलचस्प हैं, सब कुछ के बावजूद भी बाबोलियों की बात करें तो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी जो है वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं धनंजय सिंह का भी काफी जो है वो अंतर से वो चुनाव में आगे चल रहे हैं, और विजय मिश्रा, राजा भैया, इन सबका जो है वर्चस्व अभी भी कायम है। इन पर किसी तरीके की मोदी लहर का कोई प्रभाव नहीं है।
तकरीबन 130 सीटों की पूर्वी उत्तर प्रदेश में से जो है 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। वहीं कोराव सीट के अभी नतीजे आए हैं। राजमढ़ी कोल, ये बीजेपी के उम्मीदवार इन्होंने जीत दर्ज की है। कोराव इलाहाबाद की सीट है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के राजमढ़ी कोल ये चुनाव जीत गए हैं। तो बताना चाहूंगा कि ये सीट बसपा की कभी सुरक्षित सीट मानी जाती थी और आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी मीटिंग से चुनाव जीती है। भारतीय जनता पार्टी 54,000 वोटों से जो है वो चुनाव जीती है, 54,000 वोटों से। तो निश्चित तौर पे 2014 को यूपी ने दोहरा दिया है। एक तो मानना पड़ेगा कि भारतीय एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव ने अगर किसी के लिए गहरी खाई पैदा की है तो वो सिर्फ वो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए बसपा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिखा। और अभी मैं आंकड़े का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे दिखा कि 43% वोट बैंक अभी तक की काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी के पास गया है, जो कि बड़ा वोट बैंक माना जाता है। 43% सपा के पास गया है, 21% कांग्रेस के पास गया है, 11% और बसपा जो है वो 18% में। सर मायावती ऐसे कैसे पिछड़ सकती? मायावती क्या क्या कमी रही? मायावती के तो अपना वोट बैंक था, सोशल इंजीनियरिंग उनकी बड़ी कामयाब रहती थी। पिछले बार भी सर वो सपा की धुआंधार लहर में भी 88 सीटें जीत गई थी। बसपा का लगातार नीचे जाना, लोकसभा में एक भी सीट न पाना, विधानसभा में इस तरीके से फ्रेम में आना, ये दिखा रहा है कि कहीं बसपा जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिट तो नहीं जाएगी। ये सारी चीजें इसके पीछे जो संकट, मैं फिर कहूंगा, ये सब जो कम्युनिस्ट पार्टियों का पराभव है, ये सारा वोट बैंक एक जमाने में हुआ करता था कम्युनिस्ट पार्टियों का जी। वहां से मायावती ने धीरे से खिसकाया इन लोगों को अपने साथ ले जा खड़ी की। तो वह जो वामपंथी टेम्परामेंट था, सोशल टेम्परामेंट जो था, वो टेम्परामेंट को उन्होंने कुंद किया। और जब उनको जाति संरचना में लाकर रख दिया तो जाति संरचना तो अंततः वही जाएगी सांप्रदायिकता की तरफ। माने जब दलितों का राजनीतिकरण हुआ तो जो वो डेवलपमेंट का मूवमेंट था उसमें कमजोर हो गए। तो ये इस तरीके से बसपा जो है वो कमजोर होती जा रही है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब दलित जो है मायावती के साथ गए, तो हर जाति कम्युनिस्ट हो या और पार्टी या सोशल जो भी सामाजिक के बड़े बड़े आंदोलन कम्युनिस्टों के उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए राजनीतिकरण के बाद वो मूवमेंट बंद हो गए और मायावती के खेमे में जाने के बाद खास करके दलितों का राजनीतिकरण हुआ और इनका पूरी तरीके से विकास नहीं हो सका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, इनसे हमारी राजनीतिक चर्चा हो रही थी। साथ में थे हमारे वाराणसी के संपादक पत्रिका के अभिषेक श्रीवास्तव जी, इनसे भी हमारी बातचीत हुई। आप लोगों ने समझा यूपी की राजनीति को, इस सीटों को। सबके बीच भाजपा जो है यूपी में कमल खिला चुकी है। तकरीबन रुझानों के हिसाब से भी और नतीजों के हिसाब से भी पूर्ण बहुमत में यूपी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। यूपी में भी आप बम्पर 308 इसको बहुमत नहीं कहते हैं। रुझान में जो है वो 308 सीटें एक तरफा हो गई है भाजपा की जीत। एक तरफा भाजपा ने जीत लिया है। सारे राजनीतिक पंडितों के वो आकलन जो है वो फेल होते दिख रहे हैं। तो आप पत्रिका उत्तर प्रदेश पे बने रहिए और भी तमाम जानकारियों के साथ हम बीच बीच में आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।